प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सबके साथ पार्ट 2 इस विषय का डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को यहाँ समझते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि इसमें जो कारक होता है पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ सकता है। जैसे पानी में अगर आप चीनी को घोल दें और फिर अगर आप पानी को वाष्पीकृत कर दें तो क्या होगा, तली में चीनी बैठ जाएगा। मतलब पानी में चीनी का घुलना एक तरह से क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि इसमें कारक पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही का जमना, दूध से अगर आपने एक बार दही तैयार कर लिया तो दही से दोबारा आप दूध तैयार नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर पाश्चराइजेशन की बात करते हैं कि पाश्चराइजेशन क्या होता है। तो पाश्चराइजेशन जनरली आप दूध के पैकेटों पे देखते होंगे पाश्चराइज्ड मिल्क। क्या मतलब क्या होता है कि 145 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दूध को पहले गर्म कर दिया जाता है और अचानक से उसको 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो जीवाणु उसमें रहते हैं वो मर जाते हैं और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता। फिर एक प्रश्न है कि जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं या ऊंचे स्थानों पे खाना लेट पकता है, उसका कारण क्या है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है प्रेशर क्या होता है, कम होता चला जाता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, खाना लेट पकता है। कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन ये ध्यान देना है आपको कि ब्रह्मांड की बात अगर करेगा तो हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व। और अगर भूपर्पटी की बात करेंगे, भूपर्पटी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह है उसके ठीक ऊपर कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद सिलिकॉन है, फिर कैल्शियम है, फिर कार्बन है। सबसे हल्की धातु की बात की जाए तो सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम। सबसे भारी धातु की बात की जाए तो कौन सा है, यूरेनियम, फिर पारा और फिर ऑस्मियम। अगर यूरेनियम की बात की जाए तो 238.03 एटॉमिक मास यूनिट इसका भार है। अगर पारा की बात की जाए तो 200 एटॉमिक मास यूनिट इसका भार है। और अगर ऑस्मियम की बात की जाए तो 190 एटॉमिक मास यूनिट इसका भार है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर होता है, जबकि धातुओं में प्लैटिनम सबसे कठोर है। तो आप याद रख सकते हैं कि हीरा जो है एक अधातु है जो कि सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर है, जबकि प्लैटिनम धातु जो है धातुओं में सबसे कठोर धातु है। नाइक्रोम, कई बार प्रश्न ये आता है कि नाइक्रोम क्या है। तो नाइक्रोम बहुत ही कठोर होते हैं और बहुत तन्य होता है। वह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। कई बार प्रश्न यह आता है कि मोती जो आप देखते हैं वो उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मुख्य रूप से यह होता है, जिसे एरोगोनाइट भी कहते हैं। 85% भाग इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। 0 से 10% भाग जो होता है कांचियोलिन का होता है। और कांचियोलिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और 2 से 4% भाग जो है जल भी इसमें उपस्थित रहता है। माणिक्य एवं नीलम क्या है, तो ये कोरंडम के जवाहरात रूप हैं इन फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में ये रहता है। धातु क्रियाशीलता के आधार पर अगर बात की जाए तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। अगर सपोज करिए जो ऑप्शंस होंगे उसमें अगर पोटेशियम ऑप्शन ना हो तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, सोडियम है। अगर ये भी ना हो तो कैल्शियम, ये भी ना हो तो आयरन, और इन चारों में से कोई ऑप्शन ना हो तो फिर नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन रहेगा। सोडियम लैंप की बात की जाए तो पीली रोशनी इससे निकलती है। प्रकाश एक वर्णी एवं पानी की बूंदों से गुजरने पर भी यह विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नीली की बात की जाए, ट्यूबलाइट की बात, सामान्यतः इसमें जो प्रयोग होता है गैस वो क्या होते हैं, पारा के वाष्प होते हैं तथा आर्गन इसमें भरा हुआ रहता है। इससे क्या होता है, एक मिश्रित रोशनी निकलती है जो सूर्य की रोशनी के समान दिखाई देती है। सोना को एक्वारिजिया में मिलाने पर क्लोरोऑरिक एसिड बनता है। एक्वारिजिया मिलाने पर क्या बनता है, क्लोरोऑरिक। और कई बार प्रश्न यह भी आया है कि एक्वारिजिया या अम्लराज क्या होता है। तो अम्लराज क्या है आपका, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट क्या है आपका HNO3 का ये मिक्सचर होता है। अति मुलायम खनिज
टॉल्क या सॉपस्टोन मुख्यतः क्या होते हैं? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं आपके। चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं? कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2 तो बीपीएससी में कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इन सब प्रश्न आ चुके हैं। पारा उष्मा का अच्छा चालक है। सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। जैसा कि आप थर्मोमीटर में देखे भी होंगे, पारा जो है द्रव्य अवस्था में रहता है। जैसे ही वो टेम्परेचर पाता है तो वो अपना लेवल राइज करते हुए और बॉडी टेम्परेचर बताना स्टार्ट कर देता है। अब कुछ अयस्क की बात की जाए जो परीक्षाओं में आए हैं, जैसे पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। और अर्जेंटाइट या आर्गेंटाइट किसका अयस्क होता है? चांदी का अयस्क होता है। चांदी की उष्मा एवं विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। किसकी? चांदी की। सोडियम क्या होता है? जल से हल्का होता है। कुछ मिश्र धातुओं की बात कर ली जाए तो जैसे जस्ता या यशत जो होता है वह एक तत्व है जिसका उपयोग प्रतिरक्षण में किया जाता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश कर दी जाती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, क्योंकि जस्ते में ऑक्सीकरण या अपचयन क्षमता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई लोहा है, उस लोहे के ऊपर अगर आपने परत चढ़ा दिया जस्ते का, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? गैल्वेनाइजेशन। और इस गैल्वेनाइजेशन के कारण क्या होता है? जो लोहा है वो सुरक्षित रहता है, जंगरोधी बन जाता है। फिर एनोडाइजेशन क्या होता है? तो एनोडाइजेशन में क्या होता है कि एल्युमिनियम के ऊपर में, जैसे सपोज करिए अब यहाँ एल्युमिनियम है, कोई रॉड है एल्युमिनियम का, इसके ऊपर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक परत चढ़ा करके इस एल्युमिनियम को भी जंगरोधी बना दिया जाता है, जिससे कि इस मिश्र धातु से जो चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो हल्की हो सकती हैं और जंगरोधी होने के कारण हवाई जहाज़ और रेल के डब्बों के पुर्जे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है तो उस कैविटी को भरने के लिए डेंटिस्ट एक मिश्रण का उपयोग करते हैं, जो क्या होता है? बेसिकली चांदी के पारद मिश्रण को दांत में भर दिया जाता है, जिससे कैविटी से काफ़ी दिनों तक सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाता है और फिर आपके दांतों में जो कण चले जाते हैं खाने के, उनको वह अंदर जाने से रोकता है, जिससे दांत सड़ने से बचे रहते हैं। अमलगम क्या होता है? तो अमलगम पारा या कोई अन्य धातु को अगर मिला दिया जाए, मतलब किसी भी अन्य धातु को पारा के साथ अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि लोहा के साथ पारा कभी भी नहीं मिलता है। टाका या सोल्डर। टाका या सोल्डर क्या होता है? बेसिकली टीन और शीशे का यह मिक्सचर होता है। तो याद कैसे रख सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको सोल्डरिंग करना अगर आ गया तो उसको टीसी स्कूल से दे दिया जाएगा। तो टी से टीन हो गया, सी से शीशा हो गया, आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से कांसा जर्मन सिल्वर और पीतल, इन तीनों चीज़ों का अगर देखा जाए कि ये मिश्र धातु किससे किससे बने हैं, तो कांसा क्या है? तांबा और टीन का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर क्या है? तांबा, जस्ता और निकेल का मिक्सचर है। और पीतल क्या है? तांबा और जस्ता का मिक्सचर है। सामान्यतया विद्यार्थी इन चीज़ों को भूल जाता है, कि कन्फ्यूजन आ जाता है कि किस में किसका मिक्सचर है। तो आप याद रख सकते हैं कि कांसा का ताटी, मतलब कांसा जो है तांबा और टीन का मिक्सचर है। जर्मन सिल्वर के बारे में आप याद रख सकते हैं कि जर्मन सिल्वर क्या है? बेसिकली यह नाम में सिल्वर लिखा है और जनरली ताज जो बनते हैं, जो भी प्राइजेज होते हैं, वो क्या होते हैं? चांदी के बने होते हैं। लेकिन जर्मन सिल्वर तो चांदी नहीं है, इसलिए यह ताज नहीं है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या याद रख सकते हैं? ताजनी। ताज नहीं, तांबा, जस्ता और निकेल का मिक्सचर क्या है? जर्मन सिल्वर है। उसी तरह से पीतल को आप याद रख सकते हैं। पीतल किसकी तरह दिखता है? सोने की तरह दिखता है, और इसी का सोने का ही क्या बनता है? ताज बनता है। तो पीतल सोने की तरह दिखता है और इसका ताज बनता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ताज। और याद रख सकते हैं आप तांबा और जस्ते का मिक्सचर। इन तीनों में एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन तीनों में तांबा उपस्थित है, चाहे वो कांसा हो या जर्मन सिल्वर हो या पीतल हो, तो तांबा तीनों में होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है मैंने कि तांबा तीनों में उपस्थित है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे सोल्डर दे दिया जाएगा, कांसा दे दिया जाएगा, जर्मन सिल्वर, पीतल, इनमें से किस में तांबा उपस्थित नहीं है। तो आपको ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आप सोल्डर पे टिक करेंगे कि हाँ तांबा उपस्थित नहीं है। फिर जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है।
फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग क्या होता है, फीका पड़ जाता है। कुछ दिन में देखते होंगे कई दिनों पीतल का बर्तन कुछ दिन रहने पे ही फीका पड़ जाता है। वो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण। फोटोग्राफी में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में निकेल के मिलाने से क्या होता है, अचुंबकीय गुण आ जाते हैं, मतलब चुंबक वाला जो गुण होता है वो समाप्त होने लगता है, अचुंबकीय गुण आ जाते हैं। जबकि कठोरता के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील को कैसे याद रखेंगे कि किस किस चीज़ का मिश्रण है, तो मुख्य रूप से तो आयरन और क्रोमियम का ही मिक्सचर होता है, लेकिन मैग्नीज, कार्बन और निकेल का भी कुछ परसेंटेज इसमें मिला रहता है। तो आप याद रख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का शॉर्ट फॉर्म में अक्रोमैकानी, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकेल का मिक्सचर होता है। और क्रोमियम जो इसमें मिलाया जाता है, इसकी उपस्थिति से क्या होता है इसमें, तो उच्च ताप प्रतिरोध क्षमता और कठोरता आ जाती है तथा यह धब्बा रहित लोहा बनाने में भी प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से मैंने आप सबके साथ आज कुछ टॉपिकों पर डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। धन्यवाद।